हेलो एवरीवन, चलो तो आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। एटम का क्या स्ट्रक्चर है, सबसे पहले एटम का स्ट्रक्चर किसके द्वारा बताया गया, कौन सा मॉडल अभी हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या आया इसमें, किस तरह से इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, प्रोटॉन का खोज हुआ, ये सब सारा टॉपिक जो है हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। समझ में आया ना। पहला चैप्टर नहीं है, दूसरा चैप्टर ये केमिस्ट्री का 11 का दूसरा चैप्टर है। चलो तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो क्या चीज है, हम लोग इसमें अगर कंटेंट के बारे में बात करें कि क्या क्या टॉपिक अपने को इस चैप्टर में कवर करना है, तो यहाँ पर देख सकता है ये सब कंटेंट है, ये सब टॉपिक अपने को पढ़ना है। पहला हो गया इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ मैटर हो गया, हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, रेडियो एक्टिविटी के बारे में, थॉमसन मॉडल के बारे में, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में, है ना। हम लोग एटॉमिक नंबर के बारे में, डिस्कवरी ऑफ न्यूटन, ये सब सारा टॉपिक है। देख सकता है तुम लोग, ये सब टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ते पढ़ते समय निकलेगा, इसलिए हम इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ लेना। ठीक है ना। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो है इसमें क्या थीम है, क्या क्या टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है जॉन डाल्टन, कौन, जॉन डाल्टन। जो जॉन डाल्टन सबसे पहले 1808 में इन्होंने ये कहा कि अगर एटम हम लोग अगर कोई मैटर को लेते हैं ना, तो मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है। इससे पहले भी बहुत सारे जो हमारे भारत के जो दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, महर्षि कनाद हो गए, पकुदा का तैमा हो गया, इन लोगों के द्वारा भी ये कहा गया था कि अगर किसी भी पदार्थ को काटते चलो काटते चलो काटते चलो काटते चलो काटते चलो और इतना काटेगा, उसको इतना काटेगा कि अल्टीमेटली एक ऐसा पोर्शन मेरे पास आएगा जिसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसी को उन्होंने नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु। उसके बाद जॉन डाल्टन ने 1808 में इसी सबस्टांस को, कोई भी मैटर को अगर लेते हैं तो वो मैटर एक अल्टीमेट स्मॉलेस्ट पार्टिकल का बना होता है। उसी को उन्होंने क्या कहा, उसी को उन्होंने एटम के नाम से जाना। ये मैटर है, इसको काटते जाएंगे मतलब ये छोटे से पार्टिकल का बनता है, इसी छोटे से पार्टिकल को क्या बोलते हैं? एटम कहते हैं। और एटम जो एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है अनकटेबल, इनडिविजिबल, जिसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इतना सिंपल वे में जॉन डाल्टन साहब ने एटम को जो है वो बताए थे। समझ में आया ना। बाद में देखो क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, 20वीं सेंचुरी में ढेर सारा साइंटिस्ट आए और अलग अलग अपना मॉडल देते गए। पहला हम लोग जॉन डाल्टन का मॉडल पढ़ते हैं, दूसरा हम लोग बात करते हैं क्या, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जो कि 1904 में दिया गया था। उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल 1911 में दिया गया था। उसके बाद बोहर्स आए, नील बोहर 1913 में दिए। फिर क्या, स्कोडिंजर आए 1926 में दिए। तो इतना ही 1900 में 19 में ही हम लोग बात कर सकते हैं, मतलब 20वीं सेंचुरी में ये सब थ्योरी को जो है वो खोजा गया। तो इसी के बारे में हम लोग को चैप्टर में डिटेल से बात करना है, कौन थ्योरी कब खोजा गया, कैसे खोजा गया, इसके बाद क्या किया, उसका ड्रॉबैक कैसे था, ये सब तमाम चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हैं इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ मैटर। देखो इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, बात को समझना। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग, तो जैसा कि हम लोग को ये चीज पता है कि कोई भी ग्लास के रॉड को अगर लेते हैं और इसको हम लोग सिल्क वाले क्लॉथ से रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो उसमें एक ऐसा टेंडेंसी आ जाता है, एक ऐसा प्रॉपर्टी आ जाता है कि किसी दूसरे छोटे लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ये चीज सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया था? तो ये चीज सबसे पहले जो है थेल्स ऑफ मिलेटस के द्वारा कहा गया था। थेल्स ऑफ मिलेटस जो है वो बाल्टिक शोर के किनारे एक पत्थर पाए थे, जिस पत्थर को एम्बर के नाम से जाना जाता था। वो जो एम्बर था ना, उसको अगर घिस देंगे ना किसी भी क्लॉथ से या किसी भी सिल्क वाले क्लॉथ से, जैसे वुलन क्लॉथ से अगर रब करते हैं, उसके पास एक क्या होता है, अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी हो जाता है कि छोटे छोटे लाइट ऑब्जेक्ट को, पेपर के पीस को, फिदर को या फिर लिप्स के टुकड़े को अट्रैक्ट कर सके। तो ये प्रॉपर्टी जो है सबसे पहले किसके द्वारा, थेल्स ऑफ मिलेटस के द्वारा देखा गया। बाद में जो है वो क्या बोल सकते हैं, बाद में जो है और भी बहुत सारे साइंटिस्ट जिनका नाम था कि विलियम ग्लिबर्ट। क्या नाम था? विलियम ग्लिबर्ट के द्वारा इसको फिर जो है वो खोजा गया और इसका स्टडी करके एक पुस्तक में लिखा गया। मतलब बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट के पास में रब करने के बाद एक प्रॉपर्टी आ जाता है। वो प्रॉपर्टी क्या था? वो अट्रैक्ट करने वाला प्रॉपर्टी था और इसी को हम कहते हैं चार्ज। ये क्या था? चार्ज था। और यहीं से जो है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का स्टार्ट हुआ खोज करने का। बात समझ में आया? उसी तरह से अब हम बात कर सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स अगर लेते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट्स में दो ठो रॉड लगाते हैं
हैं और बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो हुआ, यानी यहां पर चार्ज का, किस चीज का, चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं चार्ज एग्जिस्ट करता है। ये चार्ज क्या होता है, इसी को खोज करते करते इलेक्ट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज किया गया। समझ में आया ना। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। जिस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे खोजा गया था, तो इसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से खोजा गया था। साइंटिस्ट का नाम है विलियम क्रुक। विलियम क्रुक ने ये एक सेटअप तैयार किए। ये 60 सेंटीमीटर का एक डिस्चार्ज ट्यूब लिए। समझ में आया ना, 60 सेंटीमीटर का, 60 सेंटीमीटर का एक डिस्चार्ज ट्यूब है। ये 60 सेंटीमीटर का डिस्चार्ज ट्यूब है। यहां पर क्या किया, एक वैक्यूम पंप लगाया गया। वैक्यूम पंप से हम इसके प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रेशर घटा सकते हैं, प्रेशर बढ़ा सकते हैं। यहां पर दो ठो प्लेट लगाया गया, एक पॉजिटिव प्लेट लगाया गया और एक कौन सा प्लेट लगाया गया, नेगेटिव प्लेट कनेक्ट कर दिया। यहां पर हाई वोल्टेज के साथ में कनेक्ट कर दिया गया। तो जो हाई वोल्टेज के साथ में कनेक्शन यहां पर दिया गया ना, तो यहां पर क्या किया गया, नॉर्मल प्रेशर पर, और इसमें गैस भर दिया। यहां क्या भर दिया, यहां पर गैस भर दिया, गैस भर दिया, गैस भर दिया। तो नॉर्मल कंडीशन पर, नॉर्मल प्रेशर पर इसमें किसी तरह का कोई ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिला। चाहे वोल्टेज को हाई वोल्टेज भी कर दे ना, 10,000 वोल्टेज से भी ज्यादा कर दे, तो कोई ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिला। बात क्लियर है। तो क्या किया बाद में, जो अगर इसके प्रेशर को 10⁻⁻² एटीएम रिड्यूस कर देंगे, समझ में आया ना, 10⁻⁻² एटीएम रिड्यूस कर देंगे, तो रिड्यूस करने से क्या देखा गया, यहां से ये देखा गया कि एक रेडिएशन निकल के आ रहा है। कहां से निकल के आ रहा है, तो नेगेटिव वाले से। अच्छा, यहां पर इसका नाम भी दिया गया। इसको क्या नाम दिया गया, इसको प्लस वाले को क्या नाम दिया, एनोड बोल दिया। क्या बोल दिया, एनोड कहा गया। क्या बोल दिया गया, एनोड। और इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया कैथोड। क्या बोल दिया गया इसको, इसको नाम दिया गया कैथोड। तो जैसे ही इसका प्रेशर को 10⁻⁻² एटीएम रिड्यूस किया गया, तो यहां पर एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिला कि नेगेटिव वाले टर्मिनल से, यानी कैथोड से एक लाइट आता हुआ दिखा। क्या आता हुआ दिखा, एक लाइट आता हुआ दिखा। तब दिमाग में आया कि ये लाइट आ किधर से रहा है, ये लाइट आ कहां से रहा है। और उसी लाइट का, उसी रे को जब स्टडी किया गया, तब पता चला कि इसमें एक मटेरियल चार्ज पार्टिकल होता है। उसी को क्या बोला, पहले नाम दिया नेगेट्रॉन। पहले नाम इसका इलेक्ट्रॉन नहीं था, पहले इसका नाम था नेगेट्रॉन। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था स्टोनी। स्टोनी के द्वारा इस नेगेट्रॉन को किस में नामकरण किया गया, इलेक्ट्रॉन में नामकरण किया गया। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब उसके बाद अगर इसी को फिर प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, 10⁻⁻4 एटीएम रिड्यूस कर दिया गया, तो देखा गया इसमें किसी तरह का कोई भी ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब इसका कंक्लूजन क्या निकल करके आया, इसका कंक्लूजन यही निकल करके आया कि अंडर नॉर्मल प्रेशर नथिंग इज ऑब्जर्व। नॉर्मल कंडीशन पर किसी चीज का कोई ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिला, चाहे हम वोल्टेज को 10,000 से भी ज्यादा वोल्टेज कर दें, 10,000 से ज्यादा वोल्टेज को भी कर दें, तो भी कोई ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिला। इसका मतलब यह होता है कि गैस जो हमारा होता है वो नॉर्मल कंडीशन पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। क्लियर है। लेकिन जैसे ही हम लोग प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो देखा गया कि क्या हो रहा है कि एक लाइट इमिट कर रहा है, एक लाइट इमिट कर रहा है जिसका कलर जो है वो प्रेजेंस गैस, इसके अंदर जो गैस हम लोग भरे हैं ना, उसके गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। यहां पर जो गैस का जो कलर होगा ना, वो डिपेंड किस पर करेगा, वो डिपेंड करेगा, ये जो रेडिएशन जो आया ना, लाइट जो आया, उसका कलर जो है किस पर डिपेंड करेगा, गैस के नेचर पर डिपेंड करेगा। और अगर फिर से हम लोग 10⁻⁻² एटीएम कम कर दिए, तो क्या देखा गया कि द इमिशन ऑफ लाइट स्टॉप व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब अपोजिट, ठीक है ना, डिस्चार्ज ट्यूब अपोजिट टू द कैथोड स्टार्ट ग्लोइंग विद द ग्रीनिश लाइट। यानी कि यहां से जो लाइट मेरा आया ना, ये आया यहां पर टक्कर खाया, तो यहां पर जो क्या किया था, एक जो स्क्रीन लगा दिया था, इस स्क्रीन में क्या देखा गया, ग्रीन का लाइट चमक रहा है। जैसे इस 10⁻⁴ किया, ये तो रे निकलना तो बंद कर दिया, लेकिन यहां पर क्या देखा, यहां पर एक तरह का ग्रीनिश लाइट देखा। बात समझ में आया ना। इस ग्रीनिश लाइट को हम लोग फ्लोरोसेंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फ्लोरोसेंस के नाम से जानते हैं। अगर इसके एक्सपेरिमेंट को अगर हम लोग एनिमेशन से अगर देखें, तो हम लोग इसको देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसको देख सकता है,
इसको देख सकता है इस एनिमेशन को कि यहाँ पर मेरे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है और इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया, वैक्यूम पंप को लगा दिया यहाँ पर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। यहाँ पर कैथोड, नेगेटिव वाला टर्मिनल को कैथोड बोल दिया, पॉजिटिव वाला टर्मिनल को क्या बोल दिया, एनोड बोल दिया। और यहाँ से हम लोग तार से कनेक्ट करके हाई वोल्टेज के साथ इसको कनेक्ट कर दिए। समझ में आया ना। अब अगर हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज बहुत ज्यादा कर देंगे, हाई कर देंगे, और नॉर्मल कंडीशन पर प्रेशर मेरा जो था उस कंडीशन पर इसमें किसी तरह का कोई ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिला। लेकिन जैसे ही हम लोग इसके प्रेशर को 10⁻⁻² atm रिड्यूस किए, नॉर्मल पे कुछ नहीं हुआ, चाहे वोल्टेज को तुम कितना बढ़ा दो, वोल्टेज को कितना बढ़ा दो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे प्रेशर को 10⁻² किए, यहां से एक लाइट निकलता हुआ हमको दिखा, एक लाइट निकलता हुआ दिखा। ये कहां से, कैथोड से आ रहा था, इसलिए इसका नाम कैथोड रे रखा गया। क्या नाम रखा गया, कैथोड रे। और एनोड की तरफ आ रहा था। समझ में आया ना। फिर इसको क्या किया गया, यहां पर एक क्या लगा दिया, एक ऐसा स्क्रीन लगा दिया, यहां छेद कर दिया। इससे ये पता चला कि एक छोटे से पार्टिकल से मतलब जा रहा है, ठीक है ना। या फिर यहां पर एक बॉडी लगा दिया तो उसका शैडो बना, तो शैडो बनने से ये पता चला ये स्ट्रेट लाइन मूव करता है। यहां पर घूमने वाला है, घूमनी लगा दिया, समझ में आया ना। घूमने वाला लगा दिया तो देखा कि इसको घुमा दे रहा है, इसको क्या कर रहा है, घुमा दे रहा है। समझ में आया ना। इसको घुमा दे रहा है मतलब क्या हो गया, घुमाने वाला क्या होता है, अगर हम लोग पहले बचपन में किया करते थे कि एक घूमने वाला मिलता था, ठीक है ना, उसको फिरकी कहा जाता है, उसको लेके दौड़ेगा ना तो गोल 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 चक्री उसका घूमेगा। उसी तरह से यहां पर एक घूमने वाला जो है चक्री लगा दिया, और यहां से जैसे लाइट इस पर स्ट्राइक किया ना तो क्या करेगा, इस पे एक तरह का क्या था, मोमेंटम था, क्योंकि इस पर मास है और वेलोसिटी है, मोमेंटम होगा। जैसे इस पर पड़ा ना, इसको घुमा दिया, मतलब इसके पास एक तरह का एक पार्टिकल्स होता है जिसको क्या कहते हैं, मटेरियल पार्टिकल कहते हैं। ये देखने को इसमें ऑब्जर्व किया गया, ये ऑब्जर्व किया गया। अगर हम लोग मैग्नेट लगाते हैं, यहाँ पर मैग्नेट लगा देंगे तो क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक प्लेट लगाते हैं तो भी डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से ये क्या होता है, डिफ्लेक्ट करता है। ये सब चीज करके इसका प्रॉपर्टी पता किया। मैग्नेट लगा देंगे तो मैग्नेट से भी क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये सब से क्या पता किया, इसका प्रॉपर्टी पता किया। और प्रॉपर्टी पता करने के बाद हम लोग को इसका नेचर पता हुआ कि ये क्या है, ये क्या है, ये हमको पता चला। अब हम लोग यहां पर इसका प्रॉपर्टी देख सकते हैं। अच्छा, ये कहां से आया, इसका अगर ओरिजिन की बात करेंगे तो कैथोड रे जो है वो इनिशियली ओरिजिनेट हुआ कहां से, कैथोड से। कहां से ओरिजिनेट हुआ, कैथोड से। क्योंकि ये देख सकते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और निकल करके इधर की तरफ गया, इधर की तरफ गया, इधर की तरफ गया। ये गैस इसमें जो प्रेजेंट था वो गैस प्रेशर कम करने से कंडक्टिंग नेचर का हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके इलेक्ट्रॉन को दौड़ा दौड़ा के इधर लेकर के आ गया। मतलब हम लोग को एक लाइट ग्लो करता हुआ दिखा, और इसका लाइट किस पर डिपेंड करेगा, गैस के नेचर पर डिपेंड करेगा। बात समझ में आया। तो इसका ओरिजिन क्या था, मेटल था। ये मेटल इलेक्ट्रोड जो लिए हैं वही उसका क्या है, ओरिजिन हो गया। अगर हम लोग इसका प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो पहला प्रॉपर्टी क्या होगा, पहला प्रॉपर्टी ये होगा कि कैसा चल रहा था, ये स्ट्रेट लाइन चल रहा था। कैसे मालूम किया गया, यहां पर एक ऑब्जेक्ट लगा दिया तो हमको शैडो बना। तो शैडो बना मतलब क्या, शैडो बना मतलब ये जो है ये शैडो बना रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। पहला प्रॉपर्टी ये। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था कि ये जो हमारा है वो मटेरियल पार्टिकल से बना हो, मटेरियल पार्टिकल से ये बना होता है। कैसे पता चला, यहाँ घूमने वाला लगा दिया, घूमने लगा दिया, ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चक्री लगा दिया। तो चक्री में जैसे ही मतलब फोर्स लगाया तो उसके पास अपना क्या था, अपना वेलोसिटी था, अपना मोमेंटम था, तब ना घुमाया उसको। इससे ये पता चला कि इसके पास एक मटेरियल पार्टिकल होता है। वही मटेरियल पार्टिकल को क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। अब यहां पर क्या किया, प्लेट लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया। देखा पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट किया, पॉजिटिव की तरफ क्या किया, डिफ्लेक्ट किया। इससे ये पता चला, इससे ये पता चला, इससे ये पता चला ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कैसा चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। अब क्या करेगा, कैथोड जो है, कैथोड रे है, इसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है। ये जो है ना एक्सरे को प्रोड्यूस करता है। जब हम लोग मेटल के, हार्ड मेटल के सरफेस पे जब स्ट्राइक कराते हैं तो एक तरह का एक्सरे निकलता है, एक तरह का रे निकलता है। उसी रे का क्या नाम दे दिया, एक्स नाम दे दिया, इसीलिए उसको एक्सरे के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। अब कैथोड रे जो है वो थीन फॉयल से, मेटल के थीन फॉयल से पास हो सकता है। कैथोड रे जो हमारा है वो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर सकता है। इसमें जो प्रेजेंट गैस है ना, उस गैस को भी आयोनाइज करने का प्रॉपर्टी रख सकता है। ये मतलब उसको आयोनाइज कर सकता है। गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स पे टक्कर खाएगा, टक्कर खाने से क्या कर देगा, इसको आयोनाइज कर दिया। पॉजिटिव नेगेटिव में टूट जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव में टूट जाएगा तो पॉजिटिव वाला जो था ना वो नेगेटिव की तरफ भागेगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ भागेगा। ये अभी नहीं दिखा, अभी नोटिस नहीं किया, जब प्रोटॉन का खोज करने लगा ना तब इसको नोटिस किया गया। समझ में आया।
चलो, अब क्या होता है कि जब कैथोड के रे को स्ट्राइक कराएंगे ग्लास के सरफेस पे, यहाँ पर ग्लास का जो स्क्रीन था उस पर स्ट्राइक कराएंगे और उस पर क्या लगा देंगे, ZnS लगा देंगे, जिंक सल्फाइड लगा देंगे। तो जिंक सल्फाइड लगाने से क्या होता है, जिंक सल्फाइड का एक ऐसा स्क्रीन होता है जिस पर लाइट पड़ेगा ना तो कुछ देर के लिए वो चमक उठेगा, कुछ देर के लिए चमकेगा वो। तो उसमें लाइट जैसी पड़ा ना तो कुछ समय के लिए चमका, तो अपने को ये पता चला कि वहां से लाइट आके इधर से आ रहा है, मतलब नेगेटिव वाले से लाइट आया, पॉजिटिव की तरफ टक्कर खाया, स्ट्राइक करा। ये सब प्रॉपर्टी है इसका, ये सब क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। बात क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर कि डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज मास रेशियो, यानी कि ये जो मटेरियल पार्टिकल यहां पर से जो रे निकल के आ रहा था ना, वो रे में क्या था, वो रे में एक मटेरियल पार्टिकल था। उस मटेरियल पार्टिकल का नाम पहले नेगेट्रॉन रखा गया, बाद में स्टोनी के द्वारा उसी पार्टिकल्स को क्या रख दिया गया, उसी पार्टिकल्स का नाम रख दिया गया इलेक्ट्रॉन रखा गया। बात समझ में आया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन था ना, उसी का प्रॉपर्टी पता करने चला, उसका मास क्या होता है, उसका चार्ज क्या होता है, उसका मास बाय चार्ज का क्या रेशियो है, समझ में आया। ये सब चीज के बारे में इकट्ठा जानकारी करने लगा। तो उसके लिए क्या किया, चार्ज बाय मास का रेशियो निकाला। देखो, चार्ज बाय मास का रेशियो निकालने के लिए क्या किया गया, यहां पर एक ऐसा ट्यूब लिया गया, कैसा शेप का, एक कोन शेप का ट्यूब लिया गया, कैसा शेप का, कोन शेप का ट्यूब। देखो यहां पर क्या किया, यहां पर कैथोड वाला प्लेट लगाया गया और कैथोड वाला प्लेट, और यहां पर एनोड वाला प्लेट लगाया गया। बात समझ में आया। अब एनोड वाले में एक छेद कर दिया, क्या किया, एक होल कर दिया, और यहां से तार को निकाल करके बैटरी का नेगेटिव के साथ और यहां से तार निकाल के बैटरी का पॉजिटिव के साथ लगा दिया, और यहां पर एक स्क्रीन लगा दिया, ZnS का स्क्रीन। किसका स्क्रीन लगाया, ZnS का स्क्रीन लगाया गया, ठीक है ना। वही यहां पर भी पैटर्न फॉलो किया गया। जब प्रेशर हमारा 10⁻² किया गया, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देखने को मिला, लेकिन जैसे ही प्रेशर को 10⁻² ATM कम किया गया, नॉर्मल पे तो कुछ नहीं हुआ, जैसे कम किया ना तो यहां से देखा लाइट निकलता आया। कहां से लाइट निकलता हुआ आया, कैथोड से एक लाइट निकलता हुआ आया। अब यहां पर तो छेद कर दिए, यहां पर हम लोग तो छेद कर दिए, तो क्या होगा, ये छेद से पास होगा, ये होल से पास हुआ, हाँ पास होकर के ऐसा चले गया। अब यहां पर क्या किया ना, यहां पर दो ठो प्लेट लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया, दो ठो प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट, और एक क्या लगाया, पॉजिटिव प्लेट लगाया। अब बताओ, ये कैथोड रे जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ हमारा क्या होगा, डिफ्लेक्ट करेगा। मतलब ये ऐसा करते यहां पर जाकर के टक्कर खाएगा, यहां पर जाकर के टक्कर खाएगा। बात समझ में आया। और जब हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने से ये क्या हुआ, ये इधर की तरफ झुका, इधर की तरफ झुका, यहां पर जाकर के क्या हो गया, यहां पर जाकर स्ट्राइक कराया। इसका नाम X नाम दे देंगे, इसका नाम Y नाम दे देंगे, इसका नाम Z नाम दे देंगे। समझाया ना। अब क्या किया, दोनों को इक्वल रखा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, बात को समझो, अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसमें दोनों ना भी दिख रहा है डायग्राम में, अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल लेंगे तो अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड से ये आएगा, ये यहां पर टक्कर खाएगा। अकेले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आएगा, यहां टक्कर खाएगा। लेकिन अगर हम लोग दोनों को साथ साथ लगा देंगे, दोनों को साथ साथ लगाएंगे और ऐसा सेटअप तैयार करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल, और इसका देंगे कि दोनों इक्वल हो, तो इक्वल से क्या होगा, ये इसको ऊपर की तरफ खींचा, ये इसको नीचे की तरफ खींचा, जिसके वजह से ये सीधा बीच में जेड वाले पॉइंट पे जाकर के टक्कर खाएगा। ये इसमें किया गया। बात समझ में आया। अब यहां पर देखो क्या किया गया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बराबर है, तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर होगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, E × E। चार्ज जो है E, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो वाला E, और उसका फील्ड का E, और इक्वल टू हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या किया गया, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, V वेलोसिटी, और B यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों का दोनों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का दोनों फोर्स इक्वल लगाए, तब ना ये चार्ज हमारा बीच में जाकर के टक्कर खाया, अरे बीच में चक्कर खाया। बात समझ में आया। तो यहां पर क्या होगा, इसका E वैल्यू और इसका E वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग यहां से V का वैल्यू निकाल सकते हैं। V = E/B हो जाएगा, V = E/ क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। बात समझ में आया। मतलब हम लोग ये जो चार्ज जा रहा है, ये जो रे जा रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन यानी कि मटेरियल पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन है, उसका हम लोग वेलोसिटी पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, E/B से। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, जितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, दोनों का रेशियो निकाल दो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब इस प्लेट में, इसी प्लेट को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। किस प्लेट को, इस प्लेट को, इसमें जो चार्ज जो गया है वो ऊपर की तरफ, बस इतने वाले पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करके यहां पर दिखा दिया गया। अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन जो आया, यहीं से तो नहीं हुआ है, थोड़ा सा दूर जा करके वो तिरछा होने लगा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब बता, ऊपर की तरफ जा रहा है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जा रहा है। तो यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से गया तो फोर्स लगेगा क्या, E × E।
क्या लगेगा E इंटू ई। तो यहां से लेकर यहां तक जाने में जितना फोर्स लगे, कुछ कुछ क्या लगेगा, टाइम लगेगा, क्या लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस को x मान लिया है, और ये जो ऊपर की तरफ जो शिफ्ट हुआ ना, तो स्टार्टिंग यहां से हुआ था, गया यहां पर, तो इसका एक डिस्टेंस होगा जिसको y मान लिया। क्या मान लिया, y मान लिया। अब यहीं पर थोड़ा सा हम क्या लगाएंगे, फिजिक्स लगाते हैं, ठीक है ना, फिजिक्स लगाते हैं। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ये जब ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब एक तरह का फोर्स लग रहा है, और फोर्स लग रहा है मतलब एक तरह का एक्सेलरेशन भी होगा। और एक्सेलरेशन बराबर क्या जानते हैं हम लोग, जानते हैं फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो मास को नीचे ले आएंगे तो फोर्स बटे मास हो जाएगा, क्या एकदम हो जाएगा। अब बताओ कितना का फोर्स लग रहा है, इसमें ऊपर जा रहा है E इंटू ई का फोर्स, तो हम लोग E इंटू ई लिख सकते हैं, डिवाइड बटे इसका मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास यानी कि m रख देते हैं, क्योंकि उसी का हमको रेशियो निकालना है, हम लोग उसको यहां पर रख दिए, यहां पर क्या किए, रख दिए। अब बताओ ये जो x डिस्टेंस चला है, यहां से लेकर यहां तक x डिस्टेंस चला है, तो x डिस्टेंस को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कितना इसका वेलोसिटी हुआ और कितना टाइम हुआ। वेलोसिटी इंटू टाइम को डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम हम लोग ले सकते हैं, है कि नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना चल रहा है, स्पीड वेलोसिटी हम लोग निकाले हैं, क्या निकाले हैं, E बाई बी। तो यहां पर E बाई बी हम लोग रख सकते हैं, E बाई बी यहां पर रख सकते हैं, ठीक है ना। और टाइम हम लोग क्या करेंगे, टाइम अच्छा निकाल सकते हैं यहां से। बताओ टाइम कैसे निकल जाएगा, इसको हम लोग T बराबर में ये नीचे खींच लेंगे तो x बटे भी निकल के आएगा, क्या टाइम यहां से हम लोग इसका निकाल लिए हैं, टाइम यहां से निकाल लिए। अब बताओ ये ऊपर की तरफ भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ऊपर की तरफ y डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो y को कैसे लिख सकते हैं, बताओ s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अब देखो ये s जो है यही डिस्प्लेसमेंट है, यही डिस्प्लेसमेंट या y डिस्प्लेसमेंट हमारा s हो गया, तो y इक्वल टू, अब बताओ इनिशियली यहां पर इसका ऊपर की तरफ का वेलोसिटी कितना था, बात समझना, यहां पर ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितना था, इनिशियली 0 था। तो यहां पर हम लोग u के जगह 0 रखेंगे, t के जगह पर t रखेंगे, प्लस का प्लस रखेंगे, हाफ का हाफ रखेंगे, a का a रखेंगे, t स्क्वायर का t स्क्वायर वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग दूसरे स्टेप में। y का y हो गया, ये तो खत्म हो गया, 0 के साथ खत्म, ये हाफ का हाफ हो गया। अब बताओ यहां पर जो मेरे पास में a जो है, क्या चीज मेरे पास में है, मेरे पास में जो a है, a, इस a की जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, E बाई एम पुट कर सकते हैं, E बाई एम पुट कर सकते हैं, a की जगह पर E बाई एम पुट कर सकते हैं, और t की जगह पर x बाई वी पुट कर सकते हैं। तो t का स्क्वायर है तो x स्क्वायर बाय v का स्क्वायर पुट कर सकते हैं, बात क्लियर है। अब देखो हमको क्या चाहिए, हमको E बाई एम का रेशियो चाहिए, E बाई एम का रेशियो चाहिए। इसको सब्जेक्ट बना लो, अब बाकी को एक तरफ खींच दो, बाकी को एक तरफ खींच सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा, इसको रन है तो E वाला इधर जाएगा तो 2y, समझ में आया ना, v का स्क्वायर इधर आएगा तो क्या कर सकते हैं 2y v का स्क्वायर, और बाय में क्या हो जाएगा e और e तो e बाय m का रेशियो होगा e और x स्क्वायर, नीचे खींच देंगे e और x स्क्वायर नीचे खींच देंगे। अब यहीं पर क्या किया, सबका वैल्यू निकाला गया, कितना था y डिस्प्लेसमेंट कितना चला है, ठीक है ना, रिकॉर्ड किया गया, उसको रखा गया। उसके बाद वेलोसिटी कितना से चल रहा उसको रखा गया, E का वैल्यू x का वैल्यू रखा, सॉल्व करके देखा तो कितना आया, आया 1.7882 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलाम पर केजी। ये किसका रेशियो आया, चार्ज बाय मास का रेशियो आया। हालांकि ये क्लास 11 में तुम लोग का नहीं है, लेकिन इसको बता दिए फिर भी जानने के लिए कि कहां से आया। तुम लोग सवाल कर देगा काहे माने इसको, कहां से आया, इसलिए इसको सॉल्व करके इसको बता भी दिए। समझ में आया ना, ये फिजिक्स में तुम लोग पढ़ेगा, फिजिक्स में ये टॉपिक, फिजिक्स में ये वाला चीज तुम लोग पढ़ेगा, कब पढ़ेगा, जब क्लास 12th में एक चैप्टर है तुम्हारा एटम, वहां पर इसको पढ़ेगा, लेकिन यहीं पर इसको हम लोग बता दिए, ठीक है ना। चलो, हो सकता है कि अगर तुम लोग को एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से समझ के देख लो, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं है, बस क्या किया गया, देखो इसको इक्वल किया तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो गया, तो बराबर हो गया तो दोनों का वैल्यू रखें, यहाँ से भी निकाल लिए। अब बताओ ये चल रहा है, ऊपर की तरफ गया तो एक डिस्टेंस y डिस्टेंस कवर किया, एक x डिस्टेंस कवर किया, है ना। तो हम लोग x से क्या किए, इसका वेलोसिटी निकाल लिए, x बराबर v इंटू टी होता है, v को निकालने के लिए x बटे टी कर देंगे, x का डिस्टेंस से t निकल गया। अब y की तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मतलब हम लोग s बराबर ut प्लस हाफ इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, u का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर इनिशियली कितना होगा, ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या वैल्यू कोई नहीं जा रहा है, मतलब क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा, तुम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, ये कट जाएगा तो कितना होगा, हाफ एम स्क्वायर का हो जाएगा, यहाँ पर पुट करके इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। क्लियर है। चलो, तो इसको हम लोग सॉल्व ऐसे कर सकते हैं। ये तुम लोग को अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे सिलेबस में ये नहीं था, बस जानकारी के लिए कहां से आया वो हम बता दिए हैं। तो E बाई एम का रेशियो कितना होता है 1.7582 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलाम पर केजी होता है। ये रहा चार्ज बाय मास का रेशियो। किसका रेशियो, चार्ज बाय मास का रेशियो। एग्जाम में पूछता है चार्ज बाय मास का रेशियो कितना होता है, तो 1.7582 इंटू 10 टू द 11 कूलाम पर केजी होता है। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया सबको, ठीक है ना।
चलो अब हम लोग बात करेंगे क्या, अब हम लोग बात करेंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को निकालने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था R.A. मिलिकन। क्या नाम था? R.A. मिलिकन था। और वो R.A. मिलिकन एक एक्सपेरिमेंट किए जिसको हम लोग कहते हैं ऑयल ड्रॉप मेथड। क्या कहते हैं? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उन्होंने क्या किया, देखो एक ऐसा सिलेंडर को लिया, ऊपर एक प्लेट था पॉजिटिव प्लेट, एक नीचे था प्लेट जिसको नेगेटिव प्लेट कहेंगे, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, ठीक ना। और यहां पर क्या किया, ऑटोमाइजर लगाया, मतलब जो होता है ना फुसफुस, फुसफुस यहाँ पर ऑयल भर दिया और इसको फुसफुसाया। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ऑयल का छोटा छोटा पार्टिकल निकलेगा। क्या निकलेगा? ऑयल का छोटा छोटा पार्टिकल्स निकलेगा। तो जैसे ही ऑयल का पार्टिकल्स यहाँ पर निकलेगा, यहाँ पर जो होल किया था वो होल एकदम फाइन होल था। तो फाइन होल से फाइन पार्टिकल्स नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा। और यहाँ पर प्लेट को पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया गया था, पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया गया था। यहाँ पर एक दूरबीन लगा दिया, यहाँ पर क्या लगाया था, यहाँ पर लगाया था एक दूरबीन, दूरबीन बोले तो माइक्रोस्कोप यहाँ पर लगा दिया देखने के लिए। और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक्सरे का सोर्स लगा दिया कि एक्सरे इस पे जाएगा 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 जाएगा। अब बताओ एक्सरे जैसे इस पर गया ना, इसको आयोनाइज कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव पे क्या किया, तोड़ दिया। तो इसी को यहाँ से ऑब्जर्व किया गया और देखा गया, और देख करके चार्ज का वैल्यू निकाला गया। किसका वैल्यू निकाला गया? चार्ज का। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू कितना आया? इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू आया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज का वैल्यू आया। 19 कूलम चार्ज का वैल्यू किस मेथड से आया? तो मेथड हमारा था मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। क्या था? मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड था। यहां तक क्लियर है? यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास का पता चला लिया। क्लियर है? कोई दिक्कत है? चलो अब हम लोग इसको बात कर सकते हैं। क्या इसका बात कर सकते हैं? मास। इसका कैसे निकाला गया? मास। अब बताओ मास कैसे निकाला गया? देखो मास निकालते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कैसे निकाला गया? देखो इलेक्ट्रॉन का मास निकालने के लिए जैसा कि अपने को पता है, क्या पता है, चार्ज बाय मास का वैल्यू पता है। चार्ज बाय मास का वैल्यू कितना निकाला? 1.75882 इंटू 10 टू द पावर कितना आया था? 11 कूलम पर केजी आया था। कितना आया था? 11 कूलम पर केजी आया था, है ना। 1.75882 इंटू 10 टू 11 कूलम पर केजी आया था। क्लियर है? और बताओ चार्ज का वैल्यू कितना आया था? चार्ज का वैल्यू आया था कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्लियर है? अब क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। इन दोनों को क्या किया? डिवाइड किया। जैसे ही दोनों को डिवाइड करेंगे तो बताओ इसका वैल्यू, ई का वैल्यू इस वी के वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा, बेचारा अकेला क्या बचेगा? एम बचेगा। मास का वैल्यू यहां से निकाल दिया गया। तो मास का वैल्यू निकालने के बाद इसको इससे डिवाइड जैसे किया गया, इसको इससे डिवाइड जैसे किया गया, तो मास का वैल्यू कितना आ गया? ये तो किससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आया? इसका वैल्यू आया कितना? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी आया। इसको जब ऊपर भेज देंगे, मास का वैल्यू ऊपर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? मास बराबर 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी का वैल्यू इसमें आया। मतलब हम लोग क्या कर लिए? हम लोग कर लिए इलेक्ट्रॉन का मास, चार्ज बाय मास का रेशियो पता कर लिए। हम लोग क्या कर लिए? हम लोग पता कर लिए कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का वैल्यू वो क्या होता है वो पता कर लिए। अब हम लोग क्या निकाल लिए? मास का वैल्यू भी निकाल लिए। तो इस पूरे को हम लोग समराइज करके अगर पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन में बी डिफाइंड एज फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम, एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल जो कि एटम में प्रेजेंट होता है एंड विच कैरी 1 यूनिट पॉजिटिव 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज होता है? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। कितना के बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और नेग्लिजिबल मास, जिसका मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। केजी में लेंगे तो 31 हो जाएगा, ग्राम में लेंगे तो कितना हो जाएगा? -28 ग्राम, विच इज इतना 1/1837 टाइम्स द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन के मास के इतने एटम्स के बराबर होता है। बात समझ में आया? यही हमारा क्या था? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कैसे खोज हुआ, चार्ज बाय मास को कैसे खोजा गया, उसका मास को कैसे खोजा गया। बात समझ में आया? फिर से एक बार अगर समरी हम लोग अगर बात करें तो समरी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले जो है डाल्टन साहब ने क्या कहा था? डाल्टन साहब ने यही कहा था कि एटम जो होता है किसी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है कि नहीं है। उसके बाद में 20वीं सेंचुरी में ढेर सारे साइंटिस्ट आए, थॉमसन आए, रदरफोर्ड आए, बोहर आए, श्रोडिंगर आए, सब ने क्या किया? थ्योरी दिया, अपने अपने हिसाब से थ्योरी दिया, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग मैटर का जो है जानते हैं कि
कोई भी मैटर अगर लेते हैं तो मैटर क्या होता है कि अकेला नहीं है। जैसे डाल्टन जितना सिंपल में बता दिए थे कि अकेला है वो एटम कट नहीं कर सकते, वैसा नहीं था। बाद में जब चार्ज के बारे में जब पता चला तब दिमाग में आया कि इसमें कुछ चार्ज पार्टिकल्स है, मतलब एटम किसी न किसी चार्ज पार्टिकल से, फंडामेंटल पार्टिकल से बना होता है। वहां कैसे कंक्लूजन निकाला गया? इससे कंक्लूजन निकाला गया कि कोई भी बॉडी को रब करते हैं तो अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आता है। अब दिमाग लगा ये अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी कैसे आता है? किसी न किसी की वजह से आता होगा, चार्ज पार्टिकल की वजह से आता है, मतलब एटम चार्ज पार्टिकल से बना होता है। अब क्या है चार्ज पार्टिकल? उसी को खोज करना शुरू कर दिए तो विलियम क्रूक के द्वारा एक सेटअप तैयार किया गया, और सेटअप में क्या किया गया, 60 सेंटीमीटर का ट्यूब लिया गया, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट लगा दिया गया, यहाँ पर गैस भर दिया गया, यहाँ पर एक क्या किया गया, यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगा दिया गया। और वैक्यूम पंप क्यों लगाया? प्रेशर को कम ज्यादा करने के लिए। इसमें हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया गया, बहुत हाई वोल्टेज अगर लगाया गया, देखा गया यहाँ पर किसी तरह का कोई ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिल रहा है अगर प्रेशर नॉर्मल रखा गया तो। समझ में आया ना? कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे 10 to the -2 ATM कम कर दिया गया, कम करने से क्या देखा गया, कैथोड की तरफ से क्या निकल रहा है, रे निकल रहा है। कैथोड की तरफ से एक रे निकल रहा है, रे निकल के इधर आया तो क्या हुआ, उस रे का जो कलर जो था वो कलर किस पर डिपेंड कर रहा था, गैस पर डिपेंड कर रहा था, गैस के नेचर पर डिपेंड कर रहा था। यहाँ पर क्या देखा गया, कुछ ऑब्जर्वेशन देखा गया, यहाँ पर शैडो, कुछ ऑब्जेक्ट लगा दिया, शैडो आया, शैडो से पता चला कि स्ट्रेट लाइन मूव करता है, घूमने वाला फिरकी लगा दिया, फिरकी से ये पता चला क्या इसके पास में मेटेरियल पार्टिकल्स होता है। प्लेट लगा दिया, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट, जिससे पता चला कि इसके पास में कैसा चार्ज पार्टिकल होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, नेगेट्रॉन नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? नेगेट्रॉन नाम रखा। नेगेट्रॉन के बाद जो है स्टोनी नाम के एक साइंटिस्ट ने इसका नाम इलेक्ट्रॉन नाम परिवर्तन कर दिया। बात समझ में आया? अब इसी का हम लोग देख सकते हैं प्रॉपर्टीज देखें, हम लोग इसका देखें कैसे चार्ज बाय मास को निकाला गया, हम लोग देखें कैसे इसका चार्ज को निकाला गया, हम लोग देखें कैसे मास को निकाला गया, और क्या हमारा इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन होता है। बात समझ में आया? इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक फंडामेंटल पार्टिकल के रूप में मानते हैं। समझ में आया? तो यही हमारा था इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग बात करेंगे प्रोटॉन के बारे में, जो कि अगले क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तुम लोग देखेगा पूरा कंप्लीट नहीं, इसीलिए अगले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोटॉन का डिस्कवरी क्या होता है, ठीक है ना, प्रोटॉन को कैसे खोजा गया, ये सब के बारे में बात करेंगे। ओरिजिन क्या है, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, ये सब टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी।